प्यारे बच्चों, क्लास 11th विषय इकोनॉमिक्स वीकली टेस्ट का प्रश्न आ चुका है। आप लोग देख सकते हैं क्वेश्चन क्या क्या है। ये जो आंसर तैयार किया गया है वो मेरे द्वारा तैयार किया गया है और JCRT एग्ज़ाम के बाद आंसर जारी करता है, तो वो आंसर का वीडियो मैं इसके बाद बनाऊंगा और वो भी चैनल पर डालूंगा। उसको भी आप लोग देखकर कॉपी में नोट कर लीजिएगा और इसको भी आप देखिए। चैनल पर पहली बार है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। JCRT द्वारा आंसर शीट को आप PDF फॉर्मेट में क्रोम ब्राउज़र में DRGP82 लिखकर सर्च कीजिएगा। वहाँ आपको दीपक कुमार लिखा हुआ मिलेगा, उसको क्लिक कीजिएगा और आप PDF फॉर्मेट में JCRT द्वारा भेजे गए आंसर को देख सकते हैं। लेकिन वो एग्ज़ाम के 1-2 दिन बाद आता है, इसलिए आप 1-2 दिन बाद चेक कीजिएगा। फिलहाल हम लोग इसको देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, बैंकिंग क्षेत्र अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र में शामिल है? तो अर्थव्यवस्था के क्षेत्र मतलब यहाँ 3 क्षेत्र होते हैं, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र मतलब होता है प्रकृति से जुड़ा हुआ जो काम होता है वो प्राथमिक क्षेत्र में आता है। द्वितीय क्षेत्र में निर्माण संबंधी काम आता है और तृतीय क्षेत्र में सेवा संबंधी काम आता है। तो बैंकिंग क्षेत्र जो है वो एक सेवा संबंधी कार्य है, तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा तृतीय क्षेत्र। तो पहला का हो जाएगा सी। दूसरा क्वेश्चन है, 1950-51 में भारत की राष्ट्रीय आय में सेवा क्षेत्र का कितना योगदान था? तो ये तो डाटा है, तो इसको आप लोग याद रख लीजिएगा, 13%। ब्रिटिश काल में भारतीय अर्थव्यवस्था थी। तो ब्रिटिश काल मतलब जिस समय अंग्रेजों का शासन भारत में था, भारत एक गुलाम देश था। तो जब भारत गुलाम देश था तो वहाँ आर्थिक गतिहीन अर्थव्यवस्था थी, घिसी हुई अर्थव्यवस्था थी और निर्भर अर्थव्यवस्था थी। तो ये तीनों स्थिति थी, इसलिए इसका हम लोग सही आंसर डी को मारेंगे, उपर्युक्त सभी। चौथा नंबर क्वेश्चन है, पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके जो लेखक हैं वो है आपके दादा भाई नौरोजी। तो यहाँ पर आपका चौथा का सी हो जाएगा, दादा भाई नौरोजी। पांचवा है, स्वतंत्रता के समय देश में नगरीय जनसंख्या कितनी थी? तो स्वतंत्र जब भारत आज़ाद हुआ 1947 में, तो उस समय शहर में रहने वाली जनसंख्या कितनी थी? तो ऐसे एक्चुअल डाटा जो है वो है 17.29, लेकिन यहाँ चूंकि 17.29 नहीं है तो 16 जो है वो 17 के आसपास है, तो इसलिए आप इसको बी को लगा सकते हैं, 16%। अगला क्वेश्चन है, हरित क्रांति के जनक कौन है? तो भारत में हरित क्रांति के जो जनक है वो है आपका MS स्वामीनाथन और विश्व में हरित क्रांति का जनक नॉरलॉन्ग बोरलॉन्ग है। तो यहाँ पर हरित क्रांति के जनक बोला है, नॉरलॉन्ग बोरलॉन्ग तो है नहीं, स्वामीनाथन है, इसीलिए हरित क्रांति का जनक ए ऑप्शन सही है, MS स्वामीनाथन। सातवां है, निम्नलिखित में से कौन सी नगद फसल है? नगद फसल मतलब होता है जिसको बेचकर हम धन कमा सकते हैं, मतलब हम धन कमाने के उद्देश्य से, उसको बेचने के उद्देश्य से ही उत्पादन करते हैं। तो धान गेहूं जो है वो हम लोग खाने में प्रयोग करते हैं, बेचते भी हैं, लेकिन इसको हम लोग उपभोग के लिए भी उत्पादन करते हैं। कपास क्या है, इसको हम लोग खाते नहीं हैं, इसको हम लोग ज़्यादातर बेचने के लिए ही उत्पादन करते हैं। तो यहाँ पर ये हो जाएगा नगद फसल, तो यहाँ सी ऑप्शन सही है। आठवां है, स्वतंत्रता के बाद भारत में कौन सी आर्थिक व्यवस्था अपनाई गई? मतलब जब भारत आज़ाद हुआ तो यहाँ कौन अर्थव्यवस्था को अपनाया गया? पूंजीवादी, समाजवादी या फिर मिश्रित? तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा मिश्रित। मिश्रित मतलब होता है जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र भी काम करे और निजी क्षेत्र भी काम करे। मतलब आप देख सकते हैं प्राइवेट स्कूल भी देश में चल रहा है और सरकारी स्कूल भी चल रहा है। तो ऐसी अर्थव्यवस्था जब दोनों मिल के काम करती है तो वो मिश्रित अर्थव्यवस्था कहलाती है। तो यहाँ पर आठवां का सी हो जाएगा। नौवां है, नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो जो नीति आयोग है इसका पहले नाम था योजना आयोग। 1950 में इसका गठन किया गया था और 1951 से ये कार्य करना शुरू किया था और इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं। तो इसका अध्यक्ष कौन हो जाएगा? बी, प्रधानमंत्री। और उपाध्यक्ष जो है अभी करंट में नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं वो डॉक्टर सुमन के बेरी हैं, जिन्हें 1 मई 2022 में वे उपाध्यक्ष बने हैं, डॉक्टर सुमन के बेरी।
10वां है भारत की दूसरी योजना की अवधि क्या थी। तो 1951 से पंचवर्षीय योजना काम करना शुरू किया, तो 5 वर्ष गिन लीजिए, उसके बाद आपका 56 से 61 आता है। तो दूसरी योजना की अवधि क्या हो जाएगी 56 से 61। प्रथम योजना की अवधि है 1951 से ये शुरू हुआ था, तो 1951 से 5 साल गिनिए, का है कि पंचवर्षीय योजना है, तो पंचवर्षीय योजना मतलब 5-5 साल का। तो यहाँ पर दूसरी योजना पूछ रहा है से 1956-61 हो जाएगा। अब हम लोग थोड़ा अति लघुत्तरीय प्रश्नों को देखते हैं। 11 क्वेश्चन है, प्राथमिक क्षेत्र क्या है। तो वह क्षेत्र जिसमें प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग करके वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है, जैसे कृषि, मछली उद्योग, खनिज उत्खनन आदि, ये सभी प्राथमिक क्षेत्र से आते हैं। मतलब प्रकृति से जुड़ा हुआ जितना भी काम होता है वो प्राथमिक क्षेत्र कहलाता है। 12 है, मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है। अभी जस्ट समझाए हैं, मिश्रित अर्थव्यवस्था एक ऐसी प्रणाली है जो पूंजीवाद और समाजवाद को जोड़ती है। मतलब दोनों साथ साथ इस अर्थव्यवस्था में काम करते हैं, और भारत में अभी मिश्रित अर्थव्यवस्था है। 13 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय नियोजन की 4 प्रमुख विफलताएं बताएं। नियोजन मतलब नियोजन भी बोल सकते हैं, आयोजन भी बोल सकते हैं, योजना भी बोल सकते हैं। तो इसके विफलता के कारण बताना है। तो आप पॉइंट में भी लिख सकते हैं या 2-2 लाइन डील भी कर सकते हैं। पहला है क्षेत्रीय असंतुलन। नियोजन के बाद देश में क्षेत्रीय असंतुलन कम होना चाहिए था, लेकिन उसमें कोई विशेष परिवर्तन नहीं हुआ है। आज भी उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, बिहार आदि राज्य पिछड़े हुए, जबकि पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र आदि राज्य तुलनात्मक रूप से विकसित श्रेणी में है। दूसरा है डिमेरिट इसका, प्रति व्यक्ति आय में धीमी प्रगति। तो भारत में आर्थिक नियोजन के बाद भी प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि बहुत ही धीमी गति से हुई है। भारत में लगभग 21% जनसंख्या अभी भी गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रही है। तीसरा है बेरोजगारी में वृद्धि। आर्थिक नियोजन का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य बेरोजगारी में कमी करना था, लेकिन हर योजना के अंत में बेरोजगारी बढ़ती ही गई। आय व धन की असमानता में वृद्धि। तो आर्थिक नियोजन का महत्वपूर्ण उद्देश्य धन के केंद्रीयकरण को समाप्त कर आर्थिक समानता को बढ़ाना था। मतलब धन, जो अमीरों के पास धन था उसको केंद्रित नहीं होने देना था और इसे समाप्त करना था, आर्थिक समानता को बढ़ाना था। लेकिन नियोजन के बावजूद धनी व्यक्ति अधिक धनी व गरीब और गरीब होता गया। सार्वजनिक उद्यमों की असफलता, मतलब सरकार के द्वारा जो उद्योग चलाए जा रहे थे वो असफल थे। तो देश में सार्वजनिक क्षेत्र में उद्यमों की संख्या 242 है। इनमें से अनेक उपक्रम हानि में चल रहे हैं, अतः सार्वजनिक उद्यम आशा के अनुरूप परिणाम देने में असमर्थ रहे। छठा है मूल्य वृद्धि। तो नियोजन अवधि में मूल्यों में निरंतर वृद्धि होती जा रही है। अनुमान है कि नियोजन अवधि में कीमतों में लगभग 27 गुनी से अधिक वृद्धि हुई है। 14 नंबर क्वेश्चन है, अर्थव्यवस्था की संरचना से क्या अभिप्राय है। तो अर्थव्यवस्था की संरचना का मतलब विभिन्न उत्पादन क्षेत्रों में इसके विभाजन से। उत्पादन क्षेत्र मतलब प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय क्षेत्र, इसमें क्या है विभाजन है। अर्थव्यवस्था में विभिन्न प्रकार की आर्थिक क्रियाएं अथवा गतिविधियां संपादित की जाती है, जैसे कृषि, उद्योग, व्यापार, बैंकिंग, बीमा, परिवहन, संचार आदि। इन क्रियाओं को मोटे तौर पर 3 भागों में बांटा गया, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र। 15 नंबर क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के समय भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषता क्या थी। तो पहला था गतिहीन अर्थव्यवस्था। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय अर्थव्यवस्था पूर्ण रूप से एक गतिहीन अर्थव्यवस्था थी। गतिहीन अर्थव्यवस्था उस अर्थव्यवस्था को कहते हैं जिसमें आय में बहुत कम या कोई भी वृद्धि नहीं होती। दूसरा है पिछड़ी हुई अर्थव्यवस्था। तो स्वतंत्रता प्राप्ति के समय, यहाँ थोड़ा स्पेलिंग गलत हो गया है, यहाँ स्वतंत्रता जो लिखा वही होगा। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय अर्थव्यवस्था एक पिछड़ी अर्थव्यवस्था थी। पिछड़ी हुई अर्थव्यवस्था जिसमें प्रति व्यक्ति आय बहुत कम होती है। फिर है औद्योगिक पिछड़ापन। छोटे स्तर के उद्योग खत्म हो रहे थे, देश में औद्योगिकी की कमी थी। अनियंत्रित निर्धनता। जनसंख्या का एक बड़ा भाग बहुत टेंशन था। लोग एक दिन में 2 वक्त का भोजन भी प्राप्त नहीं कर पाते थे। उनके पास निवास और वस्त्रों का अभाव था। यह सब बेरोजगारी और अशिक्षा के कारण था। आधारिक संरचना का कम विकास। उस समय संरचनात्मक विकास बहुत सी कम था। संचार, परिवहन के साधन, बिजली, ऊर्जा का उत्पादन शामिल है। आयात पर भारी निर्भरता। देश को मशीनरी और उत्पादन के अन्य उपकरणों के लिए आयात पर निर्भर रहना पड़ता था, मतलब बाहर देश से मंगाते थे।
सीमित शहरीकरण। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारत की अधिकांश जनसंख्या गांव में रहती थी। सन 1948 में केवल 14% जनसंख्या शहरों में रहती थी, जबकि 86% गांव में रहती थी। और लास्ट क्वेश्चन है, भारतीय योजना के उद्देश्य क्या थे? तो भारत में योजना का लक्ष्य संविधान में वर्णित मूल उद्देश्यों की पूर्ति के लिए सामाजिक और आर्थिक विकास सुनिश्चित करना है। भारतीय योजना को मिश्रित अर्थव्यवस्था के ढांचे में विकासवादी तथा नियामक योजना की संज्ञा दी जा सकती। तात्पर्य यह है कि योजना निजी तथा सरकारी दोनों क्षेत्रों के लिए आयोजन प्रक्रिया है। तो बच्चों, ये थे आपके वीकली टेस्ट के प्रश्न। आशा करते हैं आपका परीक्षा अच्छा गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक आज्ञा दीजिए। बाय बाय।